Hello students, this is Shivani Dogra and welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about model test paper of class 10th. So ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है ये HP बोर्ड ने ऑफिशियली अपनी साइट पे अपलोड किया है. सो आज हम इस मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको दी हुई है इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शन में सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको बताया गया है, डू नॉट लीव ब्लैंक पेजेस इन योर आंसर बुकलेट. यानी कि जो अभी आपकी आंसर बुक होगी, आंसर शीट होगी, उसमें आपने कोई भी ब्लैंक पेज नहीं छोड़ना है. अब जो आपका ब्लैंक पेज है, जैसे आप लिखते हो लास्ट में आपको कोई ब्लैंक पेज रह जाता है तो कोई इशू नहीं है, वो रह सकता है. लेकिन बीच में जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो बीच में आपकी कोई भी शीट जो है वो ब्लैंक नहीं रहनी चाहिए. नाउ सेकेंड आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ग्राफ मस्ट बी अटैच्ड इन बिटवीन द आंसर शीट्स. जो भी आंसर कॉपी यानी कि आपका जो आंसर कॉपी के बीच में जो है वो ग्राफ अटैच आपको करना है, जो कि आपको ऑलरेडी पहले भी पता है. पहले भी आपको स्कूल में इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि ग्राफ को बीच में लगाओ. सो वही इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है कि ग्राफ है आपका, उसको आपने बीच में अटैच करना है. नाउ नेक्स्ट थर्ड आपको इंस्ट्रक्शन दी है, बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन है. इस इंस्ट्रक्शन में आपको जितना भी आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपको एक्सप्लेन किया गया है, कैसे आपको क्वेश्चंस आएंगे, कितने सेक्शंस होंगे और कैसे मार्क्स इसमें डिवाइड किए गए हैं. सो आपको बताया गया है द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस. जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको 5 सेक्शंस आएंगे. सेक्शन ए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 18 ऑफ 1 मार्क ईच, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट ऑन एनी 16 क्वेश्चंस. यानी कि जो आपका सेक्शन ए है उसमें आपको 1 to 18 क्वेश्चंस आएंगे. हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और आपको सिर्फ और सिर्फ 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको 18 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से भी आप कोई भी 2 क्वेश्चन को निगलेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपको नहीं आते आप छोड़ सकते हो. 16 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और सारे क्वेश्चंस MCQ बेस्ड होंगे. सो ये तो आपको सेक्शन ए की बात होगी. अब सेक्शन बी की बात करते हैं. सेक्शन बी फ्रॉम क्वेश्चन 19 to 26 ऑफ 2 मार्क्स ईच, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस. यानी कि सेक्शन बी में भी आपको 19 से 26 क्वेश्चंस आएंगे. नंबरिंग है, 19 नंबर से लेकर 26 नंबर क्वेश्चन आएगा आपको. यानी कि आपको 7 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का होगा और आपको उसमें से भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. ये भी बहुत अच्छी बात है, आपको इतने अच्छी जो है वो आपको ऑप्शंस मिल रही हैं. लेकिन ये भी बात है कि आपको वो 5 क्वेश्चंस भी आने चाहिए, राइट. तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी बहुत ज़्यादा. सो सेक्शन सी जो है उसके बारे में बात करते हैं. सेक्शन सी फ्रॉम क्वेश्चन 27 to 36 ऑफ 3 मार्क्स ईच. यानी कि 27 से लेकर 36 तक आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 7 क्वेश्चंस. यानी कि आपको इन 9 क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. आपको सेक्शन सी में भी ऑप्शन दी गई है और उसमें से आपको कोई भी 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. नाउ सेक्शन डी के बारे में बताते हैं. सेक्शन डी फ्रॉम क्वेश्चन 37 to 40 ऑफ 4 मार्क्स ईच. आपको 37 से 40 तक आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो 4 मार्क्स के आएंगे. यानी कि 3 क्वेश्चंस होंगे, उन 3 क्वेश्चंस में से भी आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. सेक्शन ई फ्रॉम क्वेश्चन 41 to 48. यानी कि आपको 41 to 48 यानी कि 8 क्वेश्चंस आएंगे और 8 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 5 मार्क्स ईच, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस. यानी कि आपको इसमें भी कोई भी 5 क्वेश्चंस करने, 8 में से 5 क्वेश्चंस करने. यानी कि हर एक जो भी आपका सेक्शन है उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे. सो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसका कैसे फ़ायदा उठाते हो. आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है जिसके आपको फिर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सको, राइट. सो अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से. सेक्शन ए हम इस वीडियो में सिर्फ सेक्शन ए के बारे में डिस्कस करेंगे. बाकी फर्दर वीडियोस में हम लोग फर्दर सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट. सो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं. ये आपका 16 मार्क्स का है. 18 क्वेश्चंस होंगे लेकिन 16 मार्क्स का है. 16 मार्क्स का इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट. यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है. ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट. अब बताओ जो स्क्वायर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सब एक दूसरे के सिमिलर होते हैं. अब क्यों होते हैं उसका रीज़न भी बताती हूँ. अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ का रीज़न ज़रूर मिलेगा कि ऐसा क्यों है, राइट.
सो आपके पास जो है ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर की शेप नहीं बनेगी तो उसके लिए ज़्यादा इशू ना बनाया जाए, मैं कोशिश कर रही हूँ वैसे बनाने की। सो आपके पास स्क्वायर हैं, ये दो कोई भी स्क्वायर हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, कैसे सिमिलर हैं, इनके जितने भी एंगल्स हैं वो आपके 90 डिग्री के हैं। अगर इसके भी 90 के होंगे तो ये भी 90 डिग्री के एंगल्स बनाएगा। यानी कि जितने भी स्क्वायर्स हैं इस दुनिया में वो सब एक दूसरे के सिमिलर हैं। क्यों है? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, राइट। हर एक एंगल जो होगा इनका 90 डिग्री का होगा, ये आपको पता है। जो इसके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट जब करते हैं तो वो 90 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं। इनकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं, ऑपोजिट क्या, स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, राइट। सो ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो स्क्वायर में, हर एक स्क्वायर में आएंगे। सो सारे स्क्वायर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सो आपका ये जो आंसर है ये करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ई प्लस नॉट ई किसकी इक्वल होती है, ये तो आपकी 1 की इक्वल होती है, ये सभी को पता है, ये एक फॉर्मूला है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपको बताना है कि आपके जितने ये नीचे दिए हुए हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल होते क्या है, ये मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी। सो आराम से ध्यान से सुना इस चीज के बारे में। जो आपका पॉलिनोमियल है, जो आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम लोग, पॉलिनोमियल के ऊपर जो है वो डिग्रीज आती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज पॉलिनोमियल आपका 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मैं सिर्फ डिग्री के बारे में बात कर रही हूँ। डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 की इक्वल है, राइट। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 की इक्वल है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 की इक्वल है, उसको मैं बोलूंगी लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। जिसकी पावर 1 के इक्वल है, हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2, यहां पे आपका वेरिएबल कोई भी वेरिएबल हो सकता है। यहां पे मैंने x लिया है, x की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है जिसकी पावर, यानी कि इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको मैं बोल दूंगी लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। सेकेंड है आपके पास कि जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 के इक्वल होती है, उसको आप बोलते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। उसको आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं एग्जांपल ले रही हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9, मैंने ये एग्जांपल लिया। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, मतलब 2 टाइम्स x है, वेरिएबल तो एक ही है x, बट यहाँ पे x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब जो फर्स्ट वाला x है उसकी पावर 1 है, 2 है, और जो सेकंड वाला x है उसकी पावर 1 है। अब मैंने क्या कंडीशन बताई, हाईएस्ट पावर जो है वो आप काउंट करोगे, वो कंसीडर करोगे। सो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 2। तो जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 के इक्वल होगी उसको आप बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। सो इसका जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा जिसकी हाईएस्ट पावर 2 के इक्वल है। अब नेक्स्ट आता है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 के इक्वल है, उसको आप बोलते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। जिसकी हाईएस्ट पावर 3 के इक्वल है। मैं एक एग्जांपल लेती हूं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये मैंने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया। यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल की जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है उसकी पावर 3 है, सेकेंड वेरिएबल की पावर 2 है, और थर्ड वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है। सो इसमें भी मैं हाईएस्ट पावर कंसीडर करूंगी। सो हाईएस्ट पावर 3 है, सो इस पॉलिनोमियल को मैं बोलूंगी क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। आई होप आपको ये अब कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 की इक्वल होती है उसको आप बोलते हो लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 की इक्वल होती है उसको आप बोलते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो 3 की इक्वल होती है उसको आप बोलते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इस बेसिस पर आपको एमसीक्यू आ सकता है, बहुत बार आया है, मतलब हर बार आया है इस बेसिस पर एमसीक्यू कि आपको पूछा जाता है कि जो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर कौन सा है। सो आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। अब आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। सो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 2x² - 8x + 6
2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब इसमें देखो x 2 बार है, जो आपकी फर्स्ट वाला x है उसकी पावर 2 है, सेकंड वाला x है उसकी पावर 1 है, यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आ गई 2। सो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ सेकंड हम बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट में आपका ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी है 1, जिसकी पावर 1 हो हाईएस्ट पावर, और कोई वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो उसको आप क्या बोलते हो, लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन अभी हमने टिक नहीं करना है क्योंकि हमने थर्ड ऑप्शन भी देखना है कि थर्ड ऑप्शन क्या है। थर्ड ऑप्शन में देखो आपको अंडर रूट एक्स दी है, यानी कि x की पावर 1/2, यहां पे x की पावर 1/2 है, इट मींस ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा मैं आपको एक और चीज बता देती हूं कि आपका जब भी आप पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करते हो तो आपके जो पॉलिनोमियल है उसका जो रेज्ड पावर है वो नेचुरल नंबर आना चाहिए, वो आपका 1/2 या वैसे करके नहीं आना चाहिए। आपको ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करो, राइट। सो आई होप आपको ये चीज भी, ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। सो थर्ड का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equals to 0 if b square minus 4ac is greater than 0 then the roots of equation are। अब आपको बोला गया है कि ऐसी इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, अब आपके माइंड में ये आएगा क्या है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो क्या है, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है रूट्स को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालने का फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको आप बोलते हो डिस्क्रिमिनेंट, राइट इसका नाम भी होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये भी आपको ऑप्शन में आ जाता है कभी कभी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज, या फिर ये भी आता है कभी कभी डिस्क्रिमिनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर प्लस 4ac, बी स्क्वायर या फिर 2a, ऐसे करके कुछ भी ऑप्शन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। अब डिस्क्रिमिनेंट की 3 वैल्यूज आ सकती हैं, 3 वैल्यूज कौन कौन सी, एक ग्रेटर देन 0, अब 0 से बड़ी भी तो आ सकती है, अगर 0 से बड़ी आ सकती है तो 0 से छोटी भी आ सकती है, और इक्वल्स टू 0 भी तो आ सकती है ना। तो 3 वैल्यूज आएंगी इसमें, कौन कौन सी, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो आपके पास क्या आएंगे, रियल एंड डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। कैसे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, यानी कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो आपको पता ही होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसकी 2 वैल्यूज निकलती हैं, यानी कि जो वेरिएबल है, जैसे अगर x ही है यहाँ पे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, तो वो जो 2 वैल्यूज आएंगी वो दोनों डिफरेंट होंगी और रियल होंगी, राइट। तो आप क्या होगा, 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपके पास लेस देन 0 आती है वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आती है तो x की 2 वैल्यूज तो एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन वो दोनों वैल्यूज जो होंगी वो इक्वल होंगी, यानी कि x की जो दोनों वैल्यूज होंगी वो इक्वल होंगी, यानी कि अगर आपके पास x की वैल्यू 1 आ रही है तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। तो आपके पास ये 3 कंडीशंस होती हैं, क्या क्या बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट के 3 केस बनते हैं, दैट इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो आपके जो रूट्स होते हैं दैट आर रियल एंड डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट। जब लेस देन 0 होता है तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, और जब इक्वल्स टू 0 आता है तो आपके पास क्या होता है, इक्वल और रियल और इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि सेम रूट्स आते हैं, सेम वैल्यूज आती हैं आपकी, राइट। सो ये हमने आप डीपली पढ़ लिया। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा है। तो आपने अभी पढ़ा कि क्या, अगर 0 से बड़ा हो तो क्या होते हैं, 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in AP 3
1 -1 - 3 कॉमन डिफरेंस इज। अब कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, यानी कि A2 यानी कि सेकेंड टर्म से आपने फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है 1 माइनस सेकेंड टर्म आपके पास 1 है माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो 1 माइनस 3 इज -2। तो आपके पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के इक्वल आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज, अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज। अब आपको जितने भी वॉल्यूम है, कर्व्ड सरफेस एरिया है और सरफेस एरिया के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, और मैंने एक वीडियो भी डाली है जिसमें मैंने ट्रिक्स बताई हैं कि आप कैसे कैसे फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हो। सो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, ऑलरेडी वहाँ पे है कि आप फॉर्मूला करके होगा, फॉर्मूला सरफेस एरिया वॉल्यूम के जो फॉर्मूले हैं वो आप कैसे लर्न करोगे, तो उसको आप देखोगे तो आपको आसानी से सारी फॉर्मूलाज जो हैं वो लर्न भी हो जाएंगे, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। जो वॉल्यूम है उसका स्फीयर जो होता है, स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, वो होता है आपका 4/3 पाई r क्यूब, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू। सो जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल होती है। अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती है वो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। फर्स्ट आपके पास आ गई सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको मैंने साइन स्क्वायर थीटा बोल दिया, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा है। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आपके पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। नाउ सेकेंड इज जो आपकी है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आपके पास सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। और थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो आपके पास ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से किसी के ऊपर भी आपको एक तो क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि MCQ आ सकता है, दूसरा इसके ऊपर जो है वो लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं वो भी आएंगे, ज़रूर आएंगे। सो इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से रट लेना इनको, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि मतलब आपको ये 10th क्लास में ही यूज़ होंगे, ये आपके हायर क्लासेस में भी ये तीनों आइडेंटिटीज़ यूज़ होने वाली हैं, तो इन आइडेंटिटीज़ को अच्छे से लर्न करना, राइट। सो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 सम ऑफ रूट्स इज। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं, एक ऊपर आपको डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वेश्चन था और एक ये आ गया कि इसके सम ऑफ रूट्स के बारे में आपको बताना है। अब सम ऑफ रूट्स के बारे में बात हुई है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में तो बात होगी, राइट। सो सम ऑफ रूट्स सबसे पहले आपको बताना है, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होते हैं, तो सम ऑफ रूट्स होते हैं आपके -b/a के इक्वल, ये आपको याद होना चाहिए। तो अब सम ऑफ रूट्स तो बता दिए, अब आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी तो पता होने चाहिए। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होते हैं, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपकी इक्वल होते हैं c/a के इक्वल होते हैं, राइट। अब आपकी बुक में जो यहाँ पे आपने डिस्कस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, आपकी बुक में क्यूबिक इक्वेशन भी दी हुई है, तो उसके आपके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होने चाहिए, क्योंकि उस बेसिस पर भी आपको कोई ना कोई MCQ आ सकता है, तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। सो इसका तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल्स टू, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग h² यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है आपका b² प्लस p² के इक्वल, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है। पाइथागोरस थ्योरम आपकी लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, राइट। अब ये तो आपको पता लग गया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। अब हमेशा जो आपका 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी उसको आप बोलोगे हाइपोटेन्यूज,
राइट जो आपका नीचे वाला पार्ट है इसको आप बेस बोलोगे और ऊपर वाला साइड वाला पार्ट उसको आप परपेंडिकुलर बोलोगे, लेकिन हर कंडीशन में बेस और परपेंडिकुलर ये नहीं होंगे। कभी कभी आपका इसको भी बेस को इस वाली साइड को भी बेस बोला जाता है और इस वाली साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है, लेकिन जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो वही रहता है जो आपका 90 डिग्री से ऑपोजिट साइड वाला 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड होगी उसको आप बोलोगे हाइपोटेन्यूज, राइट। यानी कि हाइपोटेन्यूज आपका वही रहेगा, लेकिन आपका परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो सकता है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, राइट। सो ये मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में भी एक्स्ट्रा बता दिया। आई होप आपको ये भी कंफ्यूजन हट गई होगी कि कहाँ पे यूज होता है और क्या बेस और क्या परपेंडिकुलर होता है। वो विद रिस्पेक्ट टू एंगल आता है, जो आपका बेस और परपेंडिकुलर है वो विद रिस्पेक्ट टू एंगल आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज अ टेंजेंट लाइन ऑफ अ सर्कल टच इट। यानी कि जो टेंजेंट लाइन है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच करती है। तो आपको पता भी होना चाहिए कि टेंजेंट होता क्या है। एक सर्कल है, सर्कल को जब कोई भी लाइन टच करके जाती है, ये तो मैंने कुछ और बना दिया, एक मिनट, ये सर्कल है, ये आपका सर्कल आ गया। जब सर्कल को लाइन टच करके जा रही है तो उसको आप बोलोगे टेंजेंट। तो जो टेंजेंट है वो आपका सर्कल के एक पॉइंट को टच करता है, सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, राइट। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज। अब सर्कमफ्रेंस होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को तो यही पता नहीं होता है कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है। सो आपके पास एक सर्कल है, राइट। एक आपने पेरीमीटर पढ़ा होगा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर यानी कि जो आपकी साइड होगी उसका आपकी लेंथ पता होनी चाहिए, साइड से उसकी लेंथ पता होनी चाहिए। तो पेरीमीटर का दूसरा नाम सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस यानी कि जो सर्कल की जो साइड्स है इनकी लेंथ आपको जब आपने फाइंड आउट करनी है, जो साइड्स है उसको आप बोलते हो सर्कमफ्रेंस। तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है इसको साइड्स को आप बोल दोगे सर्कमफ्रेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई आर। सो जो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी जो है वो आपका सही ऑप्शन है, दैट इज 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। और अब सर्कमफ्रेंस की बात हुई है तो हम एरिया की बात भी कर लेते हैं। एरिया क्या होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है उसको आप एरिया बोलते हो, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका एरिया ऑफ सर्कल आप कैसे निकालते हो, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। पर इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 2 पाई आर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू 0.05 बट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। अब ये क्वेश्चन देखो, आपसे ऊपर फॉर्मूला पूछा गया और नीचे आपको आंसर क्वेश्चन पूछ लिया है कि क्या होगा। तो आपको क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसकी इक्वल होता है, क्या होता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई डैश इज इक्वल टू 1 की इक्वल होता है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या दी है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वल आएगा 1 माइनस, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 0.05। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.95, राइट। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, नॉट हैविंग इवेंट इज इक्वल्स टू 0.95। अब ऑप्शंस देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0.95। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, HCF ऑफ 2, 3 एंड 4। आपको बताना है 2, 3 और 4 का HCF क्या है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब 2 का क्या आ जाएगा आपके पास, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन भी करूंगी तब भी क्या आएगा 1 इंटू 2। 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 1 इंटू 3। 4 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी तो कैसे लिख सकती हूँ 1 इंटू 2 इंटू 2। पता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन कैसी होती है। अब 4 की अगर मैं करूँ तो 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ऐसी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी 1 इंटू 2 इंटू 2। अब मैंने यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, यानी कि जो कॉमन है वो मुझे बताना है। तो कॉमन जो है वो यहाँ पे 1 है। सो 1 जो है वो आपका HCF है 2, 3 और 4 का। अब ऑप्शंस भी देखते हैं कहाँ पे हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा एक और चीज बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे आपने डायरेक्ट देखना है, देखते ही आपको आंसर भी बताना आना चाहिए। 2 के आपके पास
जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब आपको माइंड में ये चीज़ बतानी है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन देखते ही वन, एक तो वो चीज़ पता लग जाएगी। दूसरी चीज़ ये, जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर प्राइम नंबर्स का आपने HCF निकालना है तो प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा ऑलवेज इज इक्वल्स टू 1। ये आपको हमेशा याद रखना है। अच्छा, इस जो HCF वाला चैप्टर है यानी कि फर्स्ट चैप्टर है, वहाँ पे आपको एक फॉर्मूला भी है, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। ये आपके पास फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला को भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इस फॉर्मूले पे भी आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी MCQ भी पूछ लिया जाता है, इस फॉर्मूले पे के बेस पर ही पूछ लिया जाता है, राइट। सो इसका तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14th क्वेश्चन आपको बोलता है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। अब 140 के आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं 140। अब लास्ट में 0 यानी कि 2 से कटेगा, 2 7 जो 40, 0 अगेन 0 है, 2 से कटेगा, 2 1 जो 2 2 जो 4, 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, 1 कैरी, 2 5 जो 10, लास्ट में 5 है, 5 से कटेगा, 5 7 जो 75 और 7 1 जो 7। अब देखो क्या यहाँ पे फैक्टर्स आए आपके पास, 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब मुझे देखना है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है आपके पास 5 इंटू 2 इंटू 7 का स्क्वायर, ये तो नहीं है क्योंकि हमारे पास 2 का स्क्वायर है। 5 स्क्वायर तो मेरे पास है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। अब सी ऑप्शन को देखते हैं, 5 स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है, 5 भी है एंड 7 भी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो ऑप्शंस को आपने बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा मतलब कि ऊपर नीचे करके जो होंगे वो आपको ऑप्शंस दिए होंगे, तो उनको आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो ऑप्शंस दिए होंगे, तो उस तरह से आपको अच्छे से ऑप्शन को स्टडी करना है, अच्छे से थॉरली पढ़ना है, फिर आपने क्वेश्चंस करने हैं, राइट। फिर आपने टिक करने हैं सारे ऑप्शंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP। ये भी डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया कि फर्स्ट एन टर्म्स सम जो है उसका AP का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस यहाँ पे डैश दिया इंटू D, तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस n-1 इंटू D। सो कहाँ पे इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। इन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, देन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज। अब आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से क्वेश्चन आ गया, वहां पे एक टेबल है, उस टेबल को बहुत अच्छे से बहुत थॉरली पढ़ लेना, क्योंकि उस टेबल में से क्वेश्चन जरूर आते हैं। सो इसको हम थोड़ा डीपली भी पढ़ लेते हैं। आपके पास इसमें उस टेबल में आपके पास 3 कंडीशंस बनती थी। क्या क्या 3 कंडीशंस होती थी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, राइट। एक कंडीशन आपके पास ये होती थी। सेकेंड कंडीशन आपके पास क्या होती थी कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। फिर आपके पास कंडीशन होती थी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, राइट। ये आपके पास 3 कंडीशंस थी उस टेबल में। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इन सारी जो ये जो आपको कंडीशंस दी हैं, इन कंडीशंस के बेसिस पर कैसे कैसे सॉल्यूशंस आते हैं और लाइंस कैसे होती हैं, राइट। सो सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूंगी। जब आपका a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और इज इक्वल्स टू c1/c2, ये तीनों जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे आते हैं, वो आते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, और जो लाइंस होती हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं, राइट। जब आपके पास ये कंडीशन होती है तो आपके पास क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इस कंडीशन में, और लाइंस जो होंगी वो हमेशा पैरेलल होंगी, राइट। अब आपके पास थर्ड आ गया कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है तो आपके पास कैसा सॉल्यूशन आता है, यानी कि आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। यूनिक सॉल्यूशन यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन आता है, और जो आपकी लाइंस होंगी वो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस।
तो आपके पास ये तीनों कंडीशंस, आपको तीनों जो है ये आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि इस बेसिस पर आपको क्वेश्चन आ जाता है। पिछली बार भी आया था, इस बार भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। जब ऐसे कंडीशन आएगी तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन यानी कि सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा और लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 आएगा तो आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा और लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, राइट। नेक्स्ट, जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 आएगा तो बहुत सारी सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, एंड जो आपकी लाइंस होंगी वो भी आएंगी, आपकी कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, राइट। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार जो आपके थर्ड चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, थर्ड ही होगा आई थिंक, उसमें आपके पास एक टेबल दिया है, उस चैप्टर को, उस टेबल को अच्छे से थॉरली रीड करना, थॉरली लर्न करना, उस बेसिस पर आपको क्वेश्चन आएगा, पक्का आ सकता है उस बेसिस पर, ठीक है। सो अब देखते हैं आपके पास ऑप्शन कौन सा आएगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। आपको ये कंडीशन दी है तो मैंने क्या बताया आपको, उसमें होता है यूनिक सॉल्यूशंस आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कहीं कहीं आपको यूनिक सॉल्यूशन की जगह वन सॉल्यूशन भी दिया होगा, तो वन सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, राइट। तो अगर आपको वन सॉल्यूशन दिया होगा तो कंफ्यूजन नहीं होनी है, आपने वहीं पे टिक लगा कर आना है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज। अब लीनियर पॉलिनोमियल को हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, अब जीरोस का क्या मतलब होता है। जीरोस का मतलब होता है जो आपकी वेरिएबल है उसकी वैल्यूज, राइट। जब जैसे आप निकालते हो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आप फॉर्मूला लगाते हो, वहां पे x की वैल्यू जो भी वेरिएबल है x y z या कोई और वेरिएबल है a b c, तो आप उसकी वैल्यूज निकालते हो। जब आप उसकी वैल्यू निकालते हो तो कितनी वैल्यूज आती है, वो होती है आपका जीरोस। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हो तो उसमें x की कितनी वैल्यूज आती है, 2 वैल्यूज आती हैं, यानी कि आपके x मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस आते हैं, 2 जीरोस आते हैं। वैसे ही आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोस आते हैं, 1 जीरोस आते हैं, ठीक है, एक जीरो आता है। क्यूबिक जो आपका एक्स क्यूब वाला होगा उसमें आपके पास कितने जीरोस आते हैं, उसमें आपके पास 3 जीरोस आते हैं। सो आपके पास इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक जीरो होता है, यानी कि एक्स की सिर्फ एक वैल्यू आती है, तो वो आपके पास क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा, 1। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1। Now next is what is the relationship between mean, median and mode। अब मीन मीडियन मॉड के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, तो ये होता है 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, स्टैट वाले चैप्टर में से है ये, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन ए। सो सेक्शन ए के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और बहुत डीपली डिस्कस किया है। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बताऊं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं और आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। सो आज हमने सिर्फ सेक्शन ए के बारे में डिस्कस किया। बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियोस भी मिलेंगी जिसमें हम जो फर्दर सेक्शंस बच गए हैं उन सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखो, समझो और सबके साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन ए। Thank you.